अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको मैं बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ही जस्ट में अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दे दी। ये क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या किया वो तो आपको सबको पता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है इसमें उनकी कितनी मेहनत है और फ्रंट पे थे। अब इस 26वीं आईनी तरमीम जो है इसके जो पास होने का जो प्रोसीजर था, पूरा जो प्रोसेस था और जो मुलाकातों का सिलसिला था, मैंने उसको बड़ी क्लोजली फॉलो किया, मॉनिटर भी किया, फॉलो भी किया। और एक एक जो मीटिंग थी उसके बाद मैं पता करता था कि आज इसमें अहम चीज़ क्या हुई, क्या इसमें अप एंड डाउन हुआ, क्या डिमांड्स हुई, क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या नहीं हुए। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि इस तरमीम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इफ्तिखार चौधरी और उसके साथ जितने भी तारा मसीह थे, वो तारा मसीह जल्लाद जिन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी थीं, आज उनकी मौत हो गई है। बिलावल भुट्टो की इस कोशिश और यानी आप समझें हिम्मत ही मैं कहूँगा कि इतनी नौजवानी में उस आदमी ने, उसको गुस्सा नहीं चढ़ा, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, और बड़ी पेशेंस से वो बार बार बजाय फ्रस्ट्रेट होने के वो अपने काम में, अपने मिशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में फोकस रहा और उसने जाके ये कर लिया। अब क्या हो रहा था कि अमेरिका, इजराइल, गोल्डस्मिथ, ये जुल्फी बुखारी, ये सारे के सारे जो थे वो इमरान खान के हाथ मजबूत कर रहे थे। और ख़ास तौर पे टाइम्स ऑफ इजराइल ने तो कई बार ये लिख दिया कि इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर आना है और यही इजराइल की बका का सामान पैदा करेगा। और ये हमारे कुछ जजेस जो थे, ये आइन और कानून को नज़रअंदाज करके उस इंतशारी टोले को बार बार गुड टू सी यू कह के हर किस्म की मुराद पहुँचवा रहे थे। ये खुद आइन को दफन कर रहे थे, खुद कवानीन को तोड़ रहे थे, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और अगर आप और मैं किसी की रिपोर्ट करके उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज भी देते तो उसकी सुनवाई नहीं होनी थी। बात बनी कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से। तो ये सारी बात आप समझें कि ये एक लूज टॉक की वजह से शुरू हुआ ये सारा जो फसाद था। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने चंद महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब की जो मुद्दत की मुलाजमत है उसमें तोसी हो सकती है। अब कोई इस तरह के उन्होंने अल्फाज कहे और उसके बाद तमाम जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस कभी कभी बनना है या बनना था, उनके कान खड़े हो गए, ग्रुप बंदियां हो गई और एक स्पेशल ग्रुप ऑफ 8 जजेस जो है वो क़याम पजीर हुआ। और उसने ऐसे ऐसे फैसले किए कि जैसे आप ये देख लें, ये जो थी आपकी रिजर्व सीट्स वगैरह, कि जिसने सीट्स मांगी नहीं उसको दे दी, जिसने मांगी उसको आउट कर दिया, जो हमसे क्लैरिफिकेशन लेने जा रहा था उसको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, अहकामात शुरू कर दी। और इससे पहले बंदयाल साहब का आप अदालत देख लें कि इलेक्शन कमीशन जो खुद मुख्तार अदारा है उसको अहकामात जारी करने शुरू कर दिए कि इस दिन तुमने इलेक्शन करवाने हैं, उसका बजट आएगा, वो हुकूमत को कह रहे हैं कि ये बजट जो है इसको दे दो फ़ौरन और ये इस दिन इलेक्शन हो। वो इलेक्शन तो नहीं हुए लेकिन फसाद बर्पा हो गया और लोगों को खामखा में कन्फ्यूज़ कर दिया। जब इदारे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते हैं तो वो मुल्क में फसाद करते हैं, मुल्क में इंतशार करते हैं। तो इफ्तिखार चौधरी और उसके जितने यानी खलीफा अब बारी बारी रह गए हैं, ये तो सारे आज दफन हो गए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उसके अभी भी यानी जिसे कहते हैं ना इबलीस के एजेंट अगर अभी भी बाकी हैं अदालतों में तो उनको आज रिज़ाइन कर देना चाहिए। और रेजिग्नेशंस आने वाली हैं। 3 जजेस का मुझे पता चला है कि कल उन्होंने रात को बड़ी सीरियसली अपने करीबी ज़राए से डिस्कस किया कि हमको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 3 सीनियर जजेस की बात कर रहा हूँ और अभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी शायद नीचे भी आवाज़ें आई और उनको नज़र आ रहा है कि अब उनकी दाल भी नहीं गलेगी, उनके जितने फैसले हैं वो भी एक्सपोज होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना मजाक पूरी दुनिया में उड़वा लिया। हमने सारी उम्र सुना था कि अदालतों के फैसले बोलते हैं, तो यहाँ पे अदालत ने फैसला ही नहीं दिया
और उस फैसले की वजाहत दे दी, और फिर उसके बाद एक तफसीली फैसला आ गया, और जब वो तफसीली फैसला आया तो उसके बाद दोबारा से एक वजाहत दे दी, और इस वजाहत और उस तफसीली फैसले के बीच का जो सफ़र है, मैं उसमें आपको बताऊं कि हमारे एक दो जज साहिबान जो थे वो हर तरफ हाथ पैर मिला रहे थे, रात के अंधेरों में मुलाकातें भी कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हमें मौका दे दो तो हम तुम्हारे हाथ मजबूत कर देंगे, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन बहरहाल शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, और यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो का ये क्रेडिट है कि वो डीफोकस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत करती रहे, मियाँ शहबाज शरीफ करते रहें, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है मुलाकातें करते रहें, जो मर्जी उन्होंने करना है वो करते रहें, मैं अपने जो मुझे वोट्स पूरे करने हैं मैं वो करता रहूँ। और कल आप देखें कि तहरीक इंसाफ के वोट्स इस्तेमाल भी नहीं, स्पेशली सेनेट में जहाँ पे इशू था, वो वोट्स इस्तेमाल ही नहीं हुए, उसके बावजूद ये आईनी तरमीम पास हो गई। तो अब क्या मुस्तकबिल है? सबसे पहले तो ये जो आप समझे एक काला कोट पहनने वाले जो जजेस हैं, जिन्होंने आइन को रीराइट करने की अपना जिम्मा जो अपने हाथों में ले लिया था, उनके हाथ अब बंद गए हैं। तो वो तो बड़ा वावेला करेंगे, वो तो शोर मचाएंगे कि उनके गैर आइनी इक़दामात जो हैं अब वो दफन हो चुके हैं और अब वो दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन कल एक और बात सारी कौम को समझ आ गई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट में पास हुआ कानून जो है वही सुप्रीम है। किसी की इंटरप्रिटेशन जो है उसको किसी और तरीके पे नहीं लेके जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन भी आज उठेगा, इलेक्शन कमीशन कहेगा हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने या आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो जाहिर बात है कि कोर्ट फिर गया बाढ़ में या साइड में, और आ गया आइन। आइन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इस सारी बात के वक्त अब क्योंकि इस मुल्क में पोलराइजेशन है, जो इस साइड का है उसको ये बात बुरी लग रही है, जो इस साइड का है उसको कोई और बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये इंतशारी टोला जो है इसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। अब सारे देर में क्या मौलाना फजलुर रहमान ने गेन किया या लूज़ किया? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने लूज़ किया, और उसकी वजह यह है कि वो किसी नॉर्मल इंसान से तो डील कर नहीं रहे थे, वो तो एक इंतशारी टोले से डील कर रहे थे। वो इमरान खान को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो पीटीआई के जो अंदर के लोग हैं उनको नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ। मौलाना तो साफ इंसान है कि जो उनसे बात करेगा उसकी बात तो मान लेंगे कि भाई ये जब हमें कह रहा है तो गलत क्यों कह रहा होगा। लेकिन अब आप देखिएगा कि एक दो दिन के बाद, 4 दिन के बाद, आप यही जो फिसादी हैं ये इन्हीं मौलाना के बजाय मरहूने मिन्नत होने के, बजाय शुक्रगुजार होने के कि मौलाना ने उनको इतनी अहमियत दे दी और उनकी अहमियत बन गई और वो पार्लिमानी सिस्टम में फ़ाल हो गए, ये मौलाना फजलुर रहमान को ही बुरा कहेंगे। और जब महीने 1.5 महीने के बाद इन्हीं के ट्रोल जो हैं मौलाना की और मौलाना की मुख्तलिफ जमात के लोगों की और लीडर्स के मतलब सोशल मीडिया पे बातें फैलाएंगे ना, तो तब आप मेरी बातें याद रखना कि मैंने आपको आज क्या कहा। अब मौलाना को नुकसान ये हुआ कि अगर उन्होंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ जो है ये फ़ाल हो जाए, किसी तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कारआमद हो जाए और एप्लीकेबल हो जाए, अब उसमें वो तो हुए नहीं क्योंकि उनकी तो कभी सोच ही ऐसी नहीं थी। लेकिन जो मौलाना के ऊपर भरोसा करने वाले लोग थे और एतबार करने वाले लोग थे, जिनको बड़ा मान था कि जी मेरे और मौलाना के या हमारे और मौलाना के नस्ल दर नस्ल हमारे ताल्लुकात हैं, तो उनमें भी दरार आई है। तो मौलाना को अगर ये ख्याल है कि IGI के जिस तरह से सपोर्टर्स मियाँ नवाज शरीफ ने ले लिए थे और उसके बाद वो नून लीग बन गई थी और यहाँ पे PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो इधर आए, तो मैं मौलाना को आज बता दूं कि PTI के सपोर्टर्स और सहूलतकार जो हैं वो PTM में जा सकते हैं, JUIF में नहीं आएंगे। आपको वो मैसेज तो पहुँच गया होगा कि जेल में जो इमरान खान ने आपके लिए तसीक़ामेज़ कलमात का इस्तेमाल किया, मैं तो उनको दोहराना भी नहीं चाहता। कोई ये टेलीविज़न नहीं है, वीलॉग है, लेकिन मैं फिर भी नहीं दोहराना चाहता। लेकिन आपको ये बताना मकसद था कि उसकी सोच ही ऐसी है।
आप सांप को दूध पिलाएंगे, वो आपको काटेगा फिर भी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में कुछ जजेस रिजाइन करेंगे, कुछ इस्तीफा देंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ हामी भरेंगे, लेकिन नया सिस्टम जो है वो इन प्लेस होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपको एक ना एक दिन बनाना पड़ेगा। चलें, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 77 ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है। तो 77 ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों है? और उन ममालिक में भी है जिनकी आप मिसालें देते हैं, जिनके आप आइन, कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मिसालें देते हैं, वहाँ पे भी मौजूद है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि अब ये मसला हमारे पीछे चला गया और अब पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। पाकिस्तान में पहली सऊदी इन्वेस्टमेंट का एक कतरा जो है वो भी आ गया। चाइना जो है CPEC फेज़ 2 को रोल आउट करने जा रहा है। पाकिस्तान में दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने भी ख्वाहिशात का इजहार किया कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शायद यही बारिश का वो पहला कतरा है जो तमाम कौम जिसकी मुंतज़िर थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।